नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं फाइनेंशियल ईयर 24-25 का एंड होने वाला है। ऐसे में आपको जीएसटी के क्या क्या कंप्लायंसेस करने हैं इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि मार्च की जो जीएसटी रिटर्न होगी वो लास्ट होगी जिसके अंदर आप कोई भी मिसमैच होगा, कोई भी एडजस्टमेंट करनी है वो आप कर सकते हो, जिससे आपके पास कोई नोटिस, स्क्रूटनी या ऑडिट का नोटिस ना आए। तो चलिए समझेंगे कि कैसे आप यहाँ पे कंप्लायंसेस करेंगे फाइनेंशियल ईयर 24-25 के एंडिंग के लिए। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है वो पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। सो दोस्तों, यहाँ पे समझते हैं कि कौन कौन से कंप्लायंसेस करने होंगे। तो सबसे पहला है एलयूटी सबमिशन। ऐसे पर्सन या ऐसे बिजनेस जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनको एलयूटी फाइल करना होगा। हाँ जी दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए एलयूटी फाइल करना पड़ेगा, क्योंकि जो फाइनेंशियल ईयर शुरू होने वाला है, अगर आपका एक्सपोर्ट बिजनेस है तो आपको अप्रैल शुरू होने से पहले ही फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए एलयूटी फाइल कर लेना है, ताकि आप एक्सपोर्ट अच्छे तरीके से कर सकें। तो आपको यहाँ पे लेटर ऑफ अंडरटेकिंग RFD 11 के अंदर ये फॉर्म सबमिट होता है। जो लोग एक्सपोर्ट करते हैं या सप्लाई करते हैं SEZ यूनिट के अंदर विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, उनको एलयूटी फाइल करना मैंडेटरी है। फिर कॉम्पोजिशन स्कीम, टैक्स पेयर जो कॉम्पोजिशन स्कीम को लेना चाहते हैं फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए, उनको CMP 02 फाइल करना पड़ेगा 1 अप्रैल 25 से पहले, तभी वो कॉम्पोजिशन स्कीम को ले सकते हैं। तीसरा है क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट स्कीम। अगर आप QRMP में हैं या QRMP में जाना चाहते हैं तो आपके पास ऑप्शन बचता है ये वाला महीना। जिनकी टर्नओवर अप टू 5 करोड़ रुपीस तक है वो QRMP स्कीम को ऑप्ट कर सकती हैं, मतलब क्वार्टरली रिटर्न फाइल कर सकते हैं मंथली पेमेंट के साथ। लेकिन जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है उनको मंथली रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी 3BR1। तो फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए अगर आपको QRMP लेना है तो आपको 30 अप्रैल से पहले ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना होगा। चौथा है इम्प्लीमेशन ऑफ न्यू इनवॉइस सीरीज। दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर 25-26 शुरू होने से पहले आपको इनवॉइस की न्यू सीरीज को इम्प्लीमेंट करना होगा। जो भी आप अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर इनवॉइस की यूनिक सीरीज को रखना पड़ेगा। यूनिक सीरीज का मतलब हो गया उस जो इनवॉइस नंबर होगा उसमें फाइनेंशियल ईयर का कॉम्बिनेशन हो, नंबर को भी दिखाए, तो एक यूनिक नंबर मेंटेन करना होगा। यानी 25-26 शुरू होने से पहले आपको ये वर्किंग कर लेनी है चाहिए आपको अपने अकाउंटिंग के अंदर, ताकि जो भी आप इनवॉइस बनाए, डेबिट नोट बनाए, क्रेडिट नोट बनाए, उनका एक यूनिक नंबर हो फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए। रीअसेसमेंट ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर। एग्रीगेट टर्नओवर को आपको देखना होगा फाइनेंशियल ईयर 24-25 में जो आपने टर्नओवर जीएसटी रिटर्न में दिखाया और आपके जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर है उसकी मैचिंग ज़रूर कर लीजिए, ताकि आगे कोई प्रॉब्लम ना आए। और अगर आप कॉम्पोजिशन में जा रहे हैं तो भी आपको अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर में प्रॉब्लम में ना आए। वेरिफिकेशन करना होगा ई इनवॉइस ई वे बिल की एप्लीकेबिलिटी। ये चेक कर लेना है कि क्या आपकी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर ई इनवॉइस की एप्लीकेबिलिटी हो रही है, क्योंकि जैसा कि सभी जानते हैं आप 5 करोड़ से ऊपर वाले पे ई इनवॉइस मैंडेटरी है। तो अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से बढ़ने जा रही है या बढ़ रही है आपकी, तो आप फाइनेंशियल ईयर से ई इनवॉइसिंग शुरू कर लो। ये लगता है आपको बढ़ जाएगा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में 25-26 में, तो ई इनवॉइस की एप्लीकेबिलिटी शुरू कर लो, ई इनवॉइस शुरू कर लो। अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को अपग्रेड कराना होगा ई इनवॉइस के अकॉर्डिंग। रिकन्सिलेशन ऑफ जीएसटी रिटर्न। जीएसटी रिटर्न की मैचिंग करनी होगी आपको, GSTR1 GSTR3B की मैचिंग करनी होगी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट से, जो आपने ई इनवॉइस बनाया उससे, और जो आपने ई वे बिल इशू किया उससे मैचिंग ज़रूर कर लीजिए, ताकि कोई भी मिसमैच ना हो। क्योंकि जब ऑफिसर के द्वारा स्क्रूटनी हो तो वो मिसमैच क्लियर हो जाए, इसीलिए आपको मैचिंग कर लेना है। अगर कोई भी मिसमैच रहता है, शॉर्ट टैक्स पे किया, एक्सेस ITC क्लेम कर लिया, तो मार्च की रिटर्न में एडजस्टमेंट कर सकते हो आप। शॉर्ट टैक्स पे किया तो 3B में मार्च में उतना टैक्स ज़्यादा पे कर दो, एक्सेस ITC ले लिया तो 3B में रिवर्सल मार दो।
तो आपके पास मार्च मंथ की रिटर्न ही होगी जिसमें आप एडजस्टमेंट कर सकते हो। इशुएंस ऑफ क्रेडिट नोट 24-25 के अंदर आप ये चेक कर लो कि कोई ऐसा तो नहीं क्रेडिट नोट इशू करना है, क्योंकि क्रेडिट नोट आप 24-25 का 30 नवंबर 25 तक ही इशू कर सकते हो। तो ये भी चेक कर लो क्या बुक्स के अंदर क्रेडिट नोट आपने इशू किया है, क्या उसको आपने जीएसटी रिटर्न में दिखाया है कि नहीं दिखाया है, इसकी मैचिंग जरूर कर लो। क्लेमिंग ऑफ टीडीएस एंड टीसीएस क्रेडिट, अगर आपका टीडीएस कटता है या टीसीएस कटता है तो उसका रिफंड आप क्लेम कर सकते हैं जो आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के अंदर रिफ्लेक्ट हो रहा है। इनपुट एज क्रेडिट रिकन्सिलेशन, अब आपको रिकन्सिलेशन करना होगा आईटीसी का, तो पूरे साल का आप आईटीसी रिकनसाइल कर लो 3B के अंदर जो लिया और जो आईटीसी 2B में आया, क्या उसमें कोई डिफरेंस तो नहीं है, डिफरेंस है तो कहाँ है। इनवॉइस वाइज एक रिकन्सिलेशन बनाइए जिससे आप उसके मिसमैच को सही से आइडेंटिफाई कर सकें। अगर एक्सेस क्लेम किया तो 3B में रिवर्सल कम कर सकते हो, शॉर्ट क्लेम किया है तो 3B में क्लेम कर सकते हो, यही एक महीना आपके पास है। रिवर्सल ऑफ कॉमन आईटीसी, अगर कोई कॉमन आईटीसी है, ब्लॉक आईटीसी है, सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 का है, तो इस तरह के आईटीसी को आपको रिवर्सल करना पड़ेगा ब्लॉक क्रेडिट के अंदर कोई रहता है तो, ठीक है। 3B के अंदर आप इस तरह के आईटीसी का रिवर्सल कर सकते हो। इसके लिए आपको प्रॉपर बुक्स चेक करना पड़ेगा, इनवॉइस वाइज डिटेल चेक करनी पड़ेगी। कंप्लायंसेस फॉर इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, बिजनेस जिसके पास मल्टीपल जीएसटी नंबर है उनको ऐसे में एक न्यू आईएसडी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, ठीक है, ताकि आईटीसी को वो डिस्ट्रीब्यूट कर सके। आईएसडी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी कर दिया 1 अप्रैल 25 से, जिसके पास मल्टीपल जीएसटी नंबर है उनको लेना ही पड़ेगा। वेरिफिकेशन ऑफ गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस, अगर आपने गुड्स भेजा हुआ है जॉब वर्क के लिए या किसी और वर्क के लिए तो उनको चेक कर लो कि गुड्स का क्या स्टेटस है। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करो कोई ऐसी सर्विसेज या गुड्स तो नहीं है जिसके ऊपर आपके ऊपर आरसीएम एप्लीकेबल है। अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को चेक करो कोई ऐसे आइटम तो नहीं जिस पर आरसीएम एप्लीकेबल है, जैसे जीटीए हो गया, एडवोकेट सर्विस हो गया, सिक्योरिटी चार्जेस हो गया, बहुत सारे ऐसे आइटम है जिस पर आरसीएम है, जैसे रॉयल्टी हो गई, तो इन सभी पे आरसीएम एप्लीकेबल है। तो आपको क्या करना है, चेक कर लेना, अगर इस तरह का कोई आइटम है तो उस पर आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर जीटीए टैक्स इनवॉइस दे रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, टैक्स इनवॉइस नहीं दे रहा है उस पर अगर आप आरसीएम पे कर रहे हो, मतलब जीटीए को ऑप्शन होता था कि वो फॉरवर्ड चार्जेस में रहे या रिवर्स चार्जेस में, तो उनको एक डिक्लेरेशन लेना पड़ेगा कि जीटीए फॉरवर्ड चार्जेस में है या नहीं है। इससे रिलेटेड रिकन्सिलेशन कैश लेजर एंड क्रेडिट लेजर, तो आपको रिकनसाइल करना पड़ेगा बुक्स के अंदर जो क्रेडिट आ रहा है या क्रेडिट लेजर आ रहा है या कैश लेजर आ रहा है और जो आपके जीएसटी रिटर्न्स में जीएसटी पोर्टल पे अवेलेबल बैलेंस है उससे मैच होना चाहिए। पोर्टल का जो क्रेडिट बैलेंस है या कैश बैलेंस है और जो बुक्स का है उससे आपको मैचिंग कर लेनी होगी। जीएसटी स्कीम का बेनिफिट ले सकते हो आप 31 मार्च 25 से पहले, अगर आपकी कोई डिमांड आई हुई है सेक्शन 128A का बेनिफिट ले सकते हो आप, ठीक है। इस तरह के केसेस में आप 31 मार्च 25 से पहले जो भी डिमांड अमाउंट है उसका टैक्स अमाउंट पे करके, जो टैक्स बनता है टैक्स पे करके इंटरेस्ट और पेनल्टी का वेवर ले सकते हो। ये कंप्लायंसेस आपको कर लेने हैं जीएसटी रिटर्न में, मार्च की जो जीएसटी रिटर्न फाइल करोगे आप। वीडियो कैसे लगी जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।